ओके, तो लास्ट क्लास में बेटा जहां तक मेरे को याद है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना कवर हो गया, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चों ये है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है कि एक्चुअली सीबीएसई ने इस बार आपके सिलेबस में से हटा दिया। आपके सिलेबस में से वैसे काफी कुछ हटा है, ठीक है। क्या क्या चीज हटा ये सारा मैं आने वाले टाइम में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर में से क्या करना है क्या नहीं करना है। काफी रिलीफ महसूस होगा आप लोग। रियल नंबर में से बहुत मेजर पार्ट एलिमिनेट हो गया, फिर पॉलिनोमियल्स में से भी बहुत मेजर पार्ट एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री में से क्या हुआ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो पार्ट है ये पार्ट आपके सिलेबस में से हट गया, लेकिन फिर भी हम लोग इसको टोटली स्किप नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका थ्योरी समझा देता हूँ, और यहाँ पे एक बहुत ही ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके अलावा क्वेश्चंस अपन इस पार्ट का जो है वो एक बार अवॉइड करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बात समझ में आया आप लोगों को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके आओ तो इसका थ्योरी पढ़ते हैं बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहले आप लोग मेरे को बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ओवरऑल मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? 90 डिग्री। सिर्फ 90 डिग्री? Sum of two angles is 90 degree. करेक्ट। ये वाला बात बोलना मतलब थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये जो शब्द है, इस शब्द का अपना एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है इसका? इफ ए कॉमा बी आर एनी टू एंगल्स such that angle A plus angle B is equal to 90 degree, then A comma B are complementary angles. रिस्पॉन्ड करो, ये वाला बात आया समझ में आप लोग को या नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। आ गया सर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है। और अभी हम लोग को हेडिंग क्या पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। मैं एक सिचुएशन के थ्रू आप लोगों को पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, बस ध्यान से आप लोग देख लें, और कहीं पर भी डाउट हो बेझिझक पूछ लेना, आप लोग चिंता नहीं करना एकदम। देखो सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं बच्चों, ठीक है। सपोज करो बढ़िया सा राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया जाए। इस ट्राइंगल का मैं एक बार के लिए नाम देता हूँ ए बी सी, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा सोच के मैं आप लोग को 2-3 चीज पूछूंगा, उसका जवाब देने का ट्राई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि साइन ऑफ एंगल ए का वैल्यू कितना होगा? डेफिनेशन वाइज बताना। बी बाई एसी। BC by बीसी AC। बाई एसी। AC by AC by AC. बीसी बाई एसी। आई होप कि सब लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, बीसी बाई एसी, ठीक है। और बच्चों थोड़ा सोच के आप लोग बताओ मेरे को कि कॉस ऑफ एंगल सी का वैल्यू क्या होगा? BC by AC। AC by AC. बीसी बाई एसी। अब दोनों के राइट हैंड साइड को देख के हम लोग क्या कह सकते हैं? देयरफॉर साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल सी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और साथ में ए और सी, सिंस एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से बेटा ए और सी का सम भी कितना होना चाहिए? एंगल 90 ए डिग्री। प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ओके, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन ऑफ एंगल ए, इसको ए छोड़ दिया, और कॉस ऑफ सी के जगह पे हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस एंगल ए। देखो तो ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। तो बेसिकली ये जो रिलेशनशिप है बेटा,
इसको बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कि साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए। मैं एक दो और रिजल्ट पहले आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर जनरलाइज करके ये वाला बात मैं आप लोग को एक बार एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। यहाँ तक मैंने जितना लिखा है ये सारा समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, एक पेयर में और रिलेशनशिप देखते हैं बच्चों। ये तो मैंने साइन और कॉस का दिखाया है आप लोग को, ठीक है। इसके अलावा अपन चलो बात करते हैं एक बार के लिए टेन के बारे में बात करते हैं। आप लोग पहले मेरे को टेन ऑफ एंगल ए बताओ क्या होगा। सर AB बाई BC बाई AB। BC by AB। BC by AB। BC बाई AB, करेक्ट। और बच्चों टेन ऑफ एंगल सी अगर मैं पूछूं आप लोगों से तो क्या जवाब AB बाई BC। अच्छा, टेन से की जगह फिर ऐसा करो, टेन मत बताओ मेरे को, आप मेरे को बताओ कॉट बताओ। BC by AB। BC BC by by AB। BC बाई AB, वेरी गुड। बच्चों वापस से क्या हम राइट हैंड साइड देख के ऐसा बोल सकते हैं कि टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ एंगल सी? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, वापस से यहाँ पे भी तो वही होगा कि ए प्लस सी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो सी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री माइनस एंगल ई। और इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो आपको दिखेगा कि टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ई। देखो तो ये लाइन समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके। और लास्टली बेटा एक काम और करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो मेरे को आप लोग बताओ सेक ऑफ एंगल ए का वैल्यू कितना होगा? AC by AB। AC by AB। AC बाई AB, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और बेटा कोसेक ऑफ एंगल सी का वैल्यू कितना होगा? AC by AB। AC बाई AB, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, AC बाई AB, करेक्ट। और वापस से कैन वी सी के राइट हैंड साइड को देख के कि सेक ऑफ एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू cosec ऑफ एंगल सी एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बच्चों यहाँ से सी का वैल्यू दोबारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए सेक ऑफ एंगल ए इक्वल टू cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस ई। बोलो समझ में आया नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर। समझ अब ये गया सर। सारे रिजल्ट्स को बेटा कंबाइन करके अगर हम लोग इसके थ्योरी को समझने का ट्राई करें तो देखो क्या होगा एक्चुअली। इसको मैं दो पार्ट में बांटूंगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक चार्ट होता है जिसमें कुछ लोगों को तो हम लोग ट्रिगो बोलेंगे और कुछ लोगों को हम लोग पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। ट्रिगो में आ जाएगा सपोज करो साइन और इसका पार्टनर आएगा मान लो कॉस। फिर साइन के बाद में सपोज करो क्या आएगा? टेन। और टेन का पार्टनर मैं कह सकता हूँ कि कॉट आएगा। फिर आएगा सेक और सेक का पार्टनर मैं कह सकता हूँ कि कॉसेक आएगा। कॉस का पार्टनर अगर कोई पूछे तो हम बोलेंगे कि साइन होगा। कॉट का पार्टनर कोई पूछे तो हम बोलेंगे कि टेन होगा। और कॉसेक का पार्टनर अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं बोलूंगा कि सेक होगा, ठीक है। इसको आप ऊपर वेरीफाई कर सकते हो कि साइन देखो किससे रिलेटेड है? कॉस से। टेन देखो किससे रिलेटेड है? कॉट से। और लास्टली सेक देखो किससे रिलेटेड है? तो आंसर इसकी कॉसेक से। बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इसीलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री और उसके पार्टनर का एक चार्ट बनाया है। आई होप कि ये चार्ट सबको समझ में आया। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। और बेटा इन सारे पार्टनर और ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखो ध्यान से कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू पार्टनर ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल एक्स।
देखो ये है मेन रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से। पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री और उसके पार्टनर के बारे में सोचना होगा, और फिर रिलेशनशिप ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर में जब आप एंगल एक्स डालोगे और उसका जो वैल्यू होगा वो सेम वैल्यू पार्टनर के अंदर में 90 डिग्री माइनस एंगल एक्स डालने से आएगा। क्या ये वाला रिलेशनशिप समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। आप देखो हर एक में तो वही हो रहा था कि जैसे साइन के अंदर में एंगल ए डाला और साइन का पार्टनर कौन है? कॉस। तो कॉस के अंदर में जब आप 90 माइनस ए डालोगे और साइन के अंदर में जब आप ए डालोगे, उस दोनों टाइम पे इन दोनों का आउटकम जो होगा वो क्या होगा? एक दूसरे के साथ में इक्वल होगा। यही रिलेशनशिप है। रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया ओके, सर। थोड़ा सा और बच्चों आप लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है? और एक दो एग्जाम्पल जानबूझ कर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल का देखेंगे ताकि एकदम से फीलिंग बढ़िया वाला आ जाए, ठीक है? आप लोग मेरे को याद दिलाओ, साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2. 1/2। 1/2। ओके, साइन का पार्टनर कौन है बेटा? cos। कॉस। कॉस के अंदर में बेटा आप 90 माइनस 30 डिग्री डालो, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ, और 60 डिग्री का वैल्यू याद करो बेटा कितना होता था? हाफ। 1/2। हाफ। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि साइन ऑफ 30 डिग्री और उसका पार्टनर 90 माइनस 30 डिग्री दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा? हाँ सर। हाँ सर। यही हाँ सर। इसका एक्सप्लेनेशन है बेटा, ठीक है? तो ये तो मैंने स्टैंडर्ड एंगल के लिए दिखाया, इसमें तो वैल्यू आपको पता था। लेकिन कोई अगर ऐसा सिचुएशन भी हो जहां आपको वैल्यू नहीं पता हो, तो भी आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल x इज इक्वल टू पार्टनर ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल x। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ मेरे को। आ गया सर। आ गया सर। ओके, इसमें जस्ट मैं एक छोटा सा और आप लोग को एग्जांपल देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? जिससे कि और कन्वीनियंट हो जाए आप लोग के लिए। एक क्वेश्चन, बस सिर्फ एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। अगर कभी ऐसा बोले कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग in terms of angle less than 45 डिग्री, ठीक है? मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बोले कि साइन 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो कि tan ऑफ 80 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज करो कि cosec ऑफ 85 डिग्री, ठीक है? तो इन सारे के अंदर में जो एंगल्स है बच्चों, क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि वो 45 डिग्री से ज्यादा है। एक में 75, एक में 80 है और एक में 85। और हमको बोला गया है कि इन सारे को एक्सप्रेस करो, लेकिन उनका जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 45 डिग्री से लेस होना चाहिए। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की थ्योरी से कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं देखो ध्यान से। जैसे नंबर 1 वाले को अगर मैं लिखना चाहूँ, तो साइन के अंदर में एंगल फिलहाल कितना है? 75 डिग्री, ठीक है? साइन का पार्टनर कौन है बताओ? कॉस। कॉस। cos। तो इसके जगह पे बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन का Cos। पार्टनर कॉस, और उसके अंदर में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 75। माइनस 75 डिग्री, ऊपर वाले थ्योरी के हिसाब से। तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ, बताओ सब लोग, 15 डिग्री। और 15 डिग्री इज ऑब्वियसली लेस देन 45 डिग्री, ठीक है ना? बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया आ सर। गया सर। ओके, तो यदि आ गया बच्चों तो पार्टिसिपेट करो। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ जल्दी से, क्या कर सकते हैं? Tan of Tan 80 degree tan is of 80 equal equals to to cot of 90 degree minus minus 80. 80 equals to cot. tan of 80 डिग्री इज इक्वल टू cot of 90 डिग्री 90 minus degree 80 minus 80 degree. minus 80. 80 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? cot of cot of 10 Cot degree। of 10 degree. 10 डिग्री। वेरी गुड। थर्ड नंबर पे बेटा, थर्ड वाले में हेल्प करो।
Cosec 85 Cosec degree 85 degree is sec 90 degree minus 90 85 degree degree minus 85 इज degree. इक्वल टू, पहले तो cosec का पार्टनर कौन, sec, Sec. है ना, sec, और फिर अंदर एंगल कितना आएगा 90 डिग्री 90 माइनस minus 85. 85 डिग्री थ्योरी के हिसाब से, और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा sec ऑफ Sec 5 degree. 5 डिग्री। आई होप ये सबको समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर. सर और भी बेटा इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन वही बात है कि सिंस ये टॉपिक की ओवरऑल एलिमिनेट हो गया हम लोग के सिलेबस में से, तो बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नहीं देखेंगे। आई होप कि थ्योरी क्या है इसका और उसका क्या एप्लीकेशन है वो चीज आप लोग सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया कि नहीं आया। हाँ Yes, सर. sir. आ गया। ओके, तो बेटा ये वाला टॉपिक हम लोगों के लिए यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इसका मैं ओवरऑल पूरा एग्जांपल और एक्सरसाइज वगैरह स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब मतलब सिलेबस में से हट गया डायरेक्टली आप लोग। अब हम लोग बच्चों मूव करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और स्टूडेंट लोग को ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है और कई लोगों को ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी लगता है। जो लोग फॉर्मूला वगैरह नहीं याद कर पाते हैं, ये जो लोग थोड़ा लाइटली ले रहे हैं पढ़ाई को, उनको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। और जो लोग लेकिन शुरू से ईमानदारी से सारा रिजल्ट याद कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाला पार्ट लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मजा आ जाता है मतलब पढ़ के, ऐसा लगता है कि हाँ अगर पूरे किताब में सबसे ज्यादा पढ़ने लायक कोई चीज है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी। तो मैं आज बिगिन करता हूँ इस चीज को, ठीक है। मैं हर एक चीज बहुत डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, तो इतना कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, लेकिन वही है कि घर पे थोड़ा सा आप लोग को रिविजन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलो पढ़ के बताओ आप लोग, क्या है हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक का नाम। Trigonometric identity. Trigonometric identities. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके अंदर में बच्चों बेसिकली क्या होगा कि मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग 9 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। कितना फॉर्मूला पढ़ेंगे बताओ। 9 फॉर्मूलाज, 9 का 9 फॉर्मूला बहुत आसान है, और इनफैक्ट मैं आप लोग को प्रूफ वगैरह भी बताऊंगा कि इसका प्रूफ क्या है कैसे है। एकदम टेंशन लेने का बात नहीं, आराम से आप लोग सुनो। खाली आज जब मैं 9 फॉर्मूला बता दूं बच्चों, तो अगले क्लास तक आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना कि 9 का 9 फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाए। लर्न होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है, और आराम आराम से इसको पढ़ेंगे, सोचेंगे। सपोज करो राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है बच्चों ए बी सी, और लेट मी से कि वी आर ट्राइंग टू स्टडी एंगल ए, जिसका नाम है थोड़ी देर के लिए थीटा। तो कैन यू टेल मी कि यहाँ पे साइन थीटा का मतलब क्या होगा। सर BC by AC. BC by AC. BC बाई AC। अच्छा थोड़ा और इसको इजी कर लेते हैं बेटा, इस बार इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं। थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में आप लोग मेरे को बताओ कि बेस कौन होगा। AB. AB करेक्ट। और परपेंडिकुलर कौन होगा। BC. हाइपोटेनस कौन होगा। AC। ठीक है AC. यहाँ तक ओके। अब बेटा ध्यान से एकदम सोचना आप लोग, हाँ बहुत ध्यान से सोचना। साइन थीटा जो आप लोग बता रहे हो बेसिकली शायद P/H होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर हाँ सर. कॉस थीटा बच्चों क्या होगा। B by H P by H. B by H. P/H, वेरी गुड। और टेन थीटा क्या होगा। P by by B. B. P/B, वेरी गुड। और बच्चों इनका जो रेसिप्रोकल है वो याद है आप लोग को, कौन क्या था। हाँ हाँ सर. सर। हाँ सर हाँ सर. आप यहाँ साइड में बेटा रेसिप्रोकल भी एक बार लिख ही लेते हैं, बताओ तो जरा। कॉसेक थीटा क्या था। H by P. H by G. H/P, वेरी गुड। सेक थीटा क्या था। H by H B. by H by B B. H/P, बहुत बढ़िया। और लास्ट बेटा कॉट थीटा क्या था। B by H P. by P. by P. B/P। ये सारा आई होप कि सबको याद है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करूंगा आइडेंटिटी नंबर 1 के बारे में, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 1। टू बिगिन विथ मेरे को एक बात बताओ कि सिंस ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना, हाँ, सिंस ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है,
तो डू यू थिंक कि ये पाइथागोरस को पक्का सेटिस्फाई करेगा? हाँ हाँ सर सर हाँ हाँ सर सर तो जस्ट टेल मी द रिजल्ट ऑफ पाइथागोरस क्या होगा यहाँ पे? AC square AC square square equals to BC equals square to plus BC AB square square. मैं ऐसे बोलना चाहूंगा उसको, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बताओ आप लोग कंफर्टेबल हो? हाँ हाँ सर सर हाँ सर ओके, अब बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इसको सारे टर्म्स को, इसके सारे टर्म्स को मैं एच स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ठीक है, डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अब इक्वेशन के सारे टर्म्स को अगर हम सेम चीज से डिवाइड करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ये काम तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कंफर्टेबल हो आप लोग इस चीज के साथ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ Yes, सर sir. ओके, तो एच स्क्वायर से बच्चों को डिवाइड करेंगे तो देखो तो क्या होगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। बताओ मेरे को आया समझ ये वाला चीज कि नहीं आया समझ? आ गया आ गया आ सर गया हाँ सर. अच्छा सर ओके देखो बेटा अभी क्या हो जाएगा अचानक से, एच स्क्वायर कट जाएगा, इस जगह पे तो आएगा 1, नेक्स्ट आपको मिलेगा बी बाई एच का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट आपको मिलेगा पी बाई एच का होल स्क्वायर। क्या ये वाला बात समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर ओके बच्चों, बाय डेफिनेशन आप रिकॉल करो कि पी बाई एच का मतलब क्या था, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज का मतलब था कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा सा और अगर इसको बेटर वे में लिखना चाहें हम लोग को ऐसा लिखना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है आप लोगों का पहला आइडेंटिटी। देखो ये आइडेंटिटी आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर. आ गया सर. ओके तो ये है फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। और इस फर्स्ट आइडेंटिटी को थोड़ा सा हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को इसके बेसिस पे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बच्चों बताओ मेरे को आप लोग थोड़ा सोच के कि साइन ऑफ 25 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 25 डिग्री इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 125 1 होगा या 2 होगा? 1 होगा 1 होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस बेटा। उसके बाद में और बताओ मेरे को, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये 35 डिग्री ले लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इसका वैल्यू भी कितना होना चाहिए? 1. वेरी गुड। ये याद रखना कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, पहला वाला जो आप लोगों ने बताया ये भी गलत है, और जो दूसरा वाला आप लोगों ने बताया ये भी गलत है। अब मैं आप लोग को अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि गलती पहचानो, क्या गलती हुआ आप लोगों से? सर फर्स्ट sin वाले में square स्क्वायर नहीं नहीं था था नहीं और था सेकंड और वाले में थीटा, second दोनों का थीटा वैल्यू value डिफरेंट। same नहीं था. हाँ सर. एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, नाइस। अच्छा लगा मेरे को कि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए। देखो फर्स्ट वाले में क्या था, इसका पावर होना चाहिए था 2 और वहां पे है 1। देखो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया, समझ में आया आप लोग को? हाँ 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 सर सर. ओके, और सेकेंड वाले में बेटा क्या था कि ये एंगल होना चाहिए था सेम, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि एक एंगल है 35 डिग्री और दूसरा एंगल कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया। बोलो ये प्रॉब्लम आप लोग को आया समझ के नहीं आया समझ? समझ गया सर। मतलब ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए दो इंपॉर्टेंट बात, पहला कि साइन के और कॉस के अंदर का जो एंगल है वो एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि अलग अलग होने से भी चलेगा? Same होना चाहिए। सेम होना चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, जो पावर है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? 2. 2 होना चाहिए। अगर 1 हुआ या 3 हुआ या 4 हुआ तो उन सारे सिचुएशन में ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगा।
क्या ये दोनों बात आप लोगों को क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर। पक्का क्लियर हो गया? तो हाँ सर। हाँ सर। अब तो गलत आंसर नहीं करोगे ना? नहीं सर नहीं सर नहीं सर। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और मैं आप लोग से पूछ लेता हूँ, ठीक है? बताना जरा इसका। साइन स्क्वायर 71 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 71 डिग्री, बताओ तो क्या होगा? वन। वन। 1, ये एग्जैक्टली 1 होगा, क्योंकि पावर भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 71 एंगल भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ पे? साइन और कॉस। एक बार मैं और पूछता हूँ, क्या ये क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। ओके, ऑलराइट। तो आई थिंक कि ये वाला आइडेंटिटी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है? अब यहाँ से बच्चों 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को, ठीक है? देखो मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी 1 का 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म। रोमन 1 जो आप लोग को यहाँ से याद रखना है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया इसका मेन पहला फॉर्म जो हम लोगों ने अभी भी प्रूफ दिया था। कई जगहों पे लेकिन बच्चों इसको ऐसे भी यूज किया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप कि ये समझ में तो आ ही गया होगा कि बस कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दो। बोलो, आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया ओके सर ओके। थर्ड नंबर पे बेटा कॉस स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू ढूंढेंगे तो वो क्या होगा बताओ? 1 माइनस वन साइन माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो फर्स्ट आइडेंटिटी का एक्चुअली आप लोग को ये 3 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रिस्पॉन्ड करो जल्दी से, आया समझ कि नहीं आया समझ? समझ गया सर। आ गया सर ओके, तो ये हो गया 3 फॉर्मूला, टोटल 9 फॉर्मूला मिलेगा। हाँ, अभी तक 3 आया, 6 और आना अभी बाकी। अब हम बच्चों बात करेंगे आइडेंटिटी नंबर 2 के बारे में, ठीक है? आइडेंटिटी नंबर 2 को ध्यान से देखो। वापस से वी विल बिगिन विद द सेम स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस, ठीक है? कि पाइथागोरस क्या कहता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जो भी बोलो आप लोग, ठीक है? ये रिजल्ट तो पाइथागोरस का है। ये समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ सर। लास्ट टाइम पे बेटा क्या चीज से डिवाइड किया था इसको? एच स्क्वायर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर। ओके, तो इस बार ऐसा करते हैं बच्चों इसको कि बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि क्या आएगा। दिस एम्प्लाइज, या मैं लिख भी देता हूँ स्टेटमेंट, डिवाइड बाय बी स्क्वायर। तो उससे बच्चों आप लोग को मिलेगा मेरे हिसाब से एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? आ रहा है। ओके, यहाँ पे बी स्क्वायर आई थिंक ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दो, ये हो जाएगा एच बाई बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पी बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है? और इधर आ जाएगा प्लस 1। आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। अब दिस इम्प्लाइज बच्चों एच बाई बी का क्या मतलब होगा? सिक्स स्क्वायर सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो सेक थीटा का हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर इक्वल टू पी बाई बी का क्या मतलब होगा? टैन। टेन थीटा टेन थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट। और प्लस क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे 1। तो दिस इम्प्लाइज, थोड़ा मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आप लोग का आइडेंटिटी नंबर 2 है। देखो
क्या ये आइडेंटिटी का प्रूफ आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से बेटा अगर हम लोग लिस्ट बनाए कि हम लोग को क्या क्या याद रखना है, तो ऑलरेडी 3 फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। द 4th फॉर्मूला मस्ट बी, देखना ध्यान से, यही वाला होगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। 5th फॉर्मूला होगा, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा tan स्क्वायर थीटा को चेंज करना चाहूँ तो ये, इसको ये वाले फॉर्मेट में मत याद रखो आप लोग, ज्यादा बेटर ऐसे रहेगा। मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को लेफ्ट में लिख देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब बात एक ही है, आपको बस ये रिजल्ट याद रखना। कभी कभी ऐसा होगा कि हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और कभी कभी उल्टा भी करेंगे कि sec स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस चीज में आप लोग को कंफर्टेबल फील करना चाहिए। रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? ओके बच्चों, यहाँ से अगर मैं 1 का वैल्यू पूछना चाहूँ आप लोगों से तो क्या बोलोगे मेरे को? sec square theta minus tan theta square minus tan square theta. वेरी गुड। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये आप लोग का 5th फॉर्मूला है। हाँ, और 6th फॉर्मूला आप लोग सब शायद आइडेंटिफाई कर ही पा रहे हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि tan वैल्यू square ऑफ theta tan स्क्वायर थीटा अगर हम लोग निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा? sec square theta Sec Sec minus square 1 theta minus 1. sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखो फॉर्मूला तो वैसे एक ही है, लेकिन इसका 3 अलग अलग फॉर्म है, और आप लोग को ये तीनों फॉर्म एग्जैक्टली अगर याद रहेगा ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कुछ डिफिकल्ट काम कर रहे हो, मजा आ जाएगा आपको एकदम से। ठीक है, आई होप कि ये सारा फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अब बेटा 3 और कितना हो गया अपने पास में टोटल फॉर्मूला? 6। क्लियर है? ओके, अब लास्ट सेट बेटा बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी नंबर 3। ठीक है, वापस से वी विल बिगिन विद द रिजल्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। क्या क्या चीज से बेटा हम लोगों ने डिवाइड कर लिया? h स्क्वायर से कर लिया, b स्क्वायर से कर लिया, अब किससे बाकी है? p square P square. p स्क्वायर। इस बार उसी से कर लेते हैं, डिवाइड बाई p स्क्वायर। तो करेंगे तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, बताओ मेरे को? h h स्क्वायर square by p square ओके इज इक्वल टू b square by b p square स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस p square by p square p स्क्वायर बाई p स्क्वायर। तो p स्क्वायर आई थिंक कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले से वी मस्ट गेट h बाई p का होल स्क्वायर, सेकेंड वाले से वी शुड गेट b बाई p का होल स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड वाले से आई थिंक कि हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 1। बच्चों रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट। तो दिस इम्प्लाइज h बाई p का मीनिंग आप लोग याद करो तो क्या था? कोसेक cosec थीटा का होल स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू b बाई p का क्या मतलब था? cos theta Theta. cot थीटा का होल स्क्वायर, और 1 का मतलब तो 1 था। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में हम लोग लिखने का ट्राई करें, वी मस्ट राइट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम और 3 नया रिजल्ट लिखने का ट्राई करेंगे। इनमें ऑब्वियसली ये रिजल्ट खुद एक रिजल्ट है, और बाकी 2 और हम लोग फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को 6 रिजल्ट मिल चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू 7th रिजल्ट। 7th रिजल्ट में बच्चों क्या आएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 7 के बाद में 8 नंबर पे क्या आएगा? 8 नंबर पे आएगा बच्चों cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1. -1। और 9 नंबर पे क्या आएगा बच्चों? 9 नंबर पे आएगा 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा।
सब लोग रिस्पॉन्ड करो, ये क्लियर हुआ आप लोग को या नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा क्लियर हुआ, पूरा क्लियर हुआ? पूरा। पूरा। ओके, तो कुल मिला के बेटा कितना फॉर्मूला मिल गया आप लोग को बताओ? 9। 9. और ये 9 फॉर्मूलाज को हम लोग ओवरऑल नाम क्या देते हैं? क्या है इस हेडिंग का नाम हम लोग का, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं? Trigonometric Trigonometric identity. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने शुरू में बोला था आप लोगों को कि मैं कितना फॉर्मूला दूंगा आप लोगों को? 9 फॉर्मूला, ठीक है। और मैंने अपने वादे को पूरा किया, मैंने 9 फॉर्मूला आप लोगों को दे दिया। एक बार और पूछूंगा, क्या ये सारा फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। ओके, इसके पहले कि बेटा हम लोग आगे क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करें, ठीक है, मैं एक चाहता हूँ कि एक और लिस्ट है हम लोग के पास में। ये तो सारा का सारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। और फिर एक लिस्ट है जिसको मैं कहता हूँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। वो पहले से ही आप लोग को मालूम है, लेकिन क्या है कि इस पार्ट को कवर अप करने के लिए हम लोग को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी पूरा का पूरा चाहिए होगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या क्या था। ये सारा ऑलमोस्ट आप लोग को याद ही होगा मेरे हिसाब से, मैं फिर भी एक बार ब्रश अप करने के लिए बता देता हूँ। और अगर नहीं याद है तो आज के बाद में इसको याद रखने का ट्राई करना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान है, मजा आएगा आप लोग। सबसे पहला बच्चों एकदम तेजी से बताओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला था? A square plus B square plus B square plus 2AB. क्या बात, क्या बात, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, शाबाश। 2 नंबर पे बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर बताओ। A square Square minus plus B square minus 2AB. वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड नंबर पे बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताओ। A plus A B plus whole B whole whole square minus square 2AB. minus 2AB. मतलब इसका एक्चुअली 2 फॉर्मूला होता है, एक तो ये वाला हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और दूसरा आप ऐसा भी लिख सकते A हैं, square plus B square minus 4AB. a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला और इसका प्रूफ आपके आंख के सामने लिखा हुआ। अब देखो इस वाले रिजल्ट में अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो डू यू थिंक कि 2ab को हम लोग को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना चाहिए? हाँ सर। और वहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बेटा कितना निकल जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर सेकंड रिजल्ट में मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, सेकंड रिजल्ट में मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहूँ, तो क्या आपको लगता है कि माइनस 2ab को मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना चाहिए? हाँ सर। और बेटा वहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या वैल्यू आएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। Yes, sir. Yes sir। इसीलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास में कितना फॉर्मूला होगा? 2। और कौन सा सिचुएशन में कौन सा यूज होगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तब इस पे थोड़ा सा और बात कर पाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग के लिए 2 फॉर्मूला, दोनों आप लोग को याद रखना है। थर्ड के बाद में बेटा आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में क्या है आप लोग को पता करना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू A a प्लस plus B। आई होप कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला सबको पता होगा ये। हाँ सर। फिफ्थ नंबर पे बच्चों हम लोग बात करेंगे a प्लस बी होल क्यूब के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a क्यूब Plus B प्लस b क्यूब 3A square B plus plus 3AB 3ab इंटू a A प्लस b। plus B. एक ऐसा फॉर्म होता है इसका, और एक और फॉर्म होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस A square B.3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? Okay, sir. ओके, तो इसका भी ये 2 फॉर्म है, ये हम लोग को याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चंस में ये वाला हम लोग के यूज में आएगा। 6 नंबर पे बच्चों a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला।
बताओ आप लोग क्या होना चाहिए? A cube minus B cube minus 3AB into A minus B. माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। minus b और एक्सपेंडेड फॉर्म अगर इसका लिखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस minus 3ab 3a square b प्लस 3ab square. 3ab स्क्वायर। आई होप कि ये सबको समझ में आया। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर ओके। 7 नंबर पे बच्चों ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, 7 नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसका 2 फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट आप लोगों को याद रखना है। और 7 जो है वो बहुत रिपीटेडली यूज होगा, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी याद कर लेना आप लोग। एक फॉर्म है बच्चों इसका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ये वाला फॉर्म है। और दूसरा फॉर्म है इसका ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये दोनों फॉर्म आप लोग को याद रखना है। ये पहले मिला हुआ है आप लोग को या नहीं मिला हुआ है? रिस्पॉन्ड करो एक बार। मिला मिला वैसा। ओके बेटा, फिर 8 नंबर पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, बताओ मेरे को क्या आएगा इसमें? A minus B A into minus A square plus AB plus B A square. square plus AB. ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। और दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है? A minus B whole ए cube plus माइनस बी होल 3AB. क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। A minus B. देखो ये वाला क्लियर है आप लोग को या नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार। clear है सर ओके तो ये 8 बेटा देखो एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है, मतलब ये 8 एल्जेब्राइक फॉर्मूला है। और ऊपर जो हमने देखा वो क्या था? 9 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, तो टोटल 8 प्लस 9 कितना हो गया? 17। ठीक है, 17. हाँ तो ये 17 फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर ओके, अब वापस से बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा एक दो ऐसी फालतू बात आप लोगों के साथ में करना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को ये फीलिंग आ जाए कि एक्चुअली इस चैप्टर में अब जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट में होने वाला क्या है। ठीक है, तो मैं एक गेम का नाम ले रहा हूँ, आप लोग बताओ कि क्या आप लोगों ने ये गेम खेला है या नहीं खेला है। द नेम ऑफ द गेम इज कैंडी क्रश। हाँ सर खेला हाँ है. सर खेला है। खेला है सर सबका खेला हुआ है? हाँ हाँ सर क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा तो मैं एक दो कॉमन क्वेश्चन कैंडी क्रश के बारे में पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, सोच के बताना मेरे को। कैंडी क्रश में बेटा कोई भी लेवल को कंप्लीट करने के लिए क्या कोई स्पेसिफाइड स्टेप्स होता है कि यही करो तो कंप्लीट होगा या कुछ भी करो तो कंप्लीट हो जाता है? सर यही करो तो कंप्लीट होगा। मतलब कुछ भी करो तो शायद ये बोलना गलत होगा, मेरे को इस चीज को ऐसे बोलना चाहिए कि क्या एक लेवल को कंप्लीट करने का एक ही सीक्वेंस है या एक ही स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स है कि बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है और उसमें से कुछ भी फॉलो करो और लेवल कंप्लीट हो जाएगा? बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है और कोई भी पॉसिबिलिटी को फॉलो करो तो लेवल कंप्लीट होगा या नहीं कंप्लीट होगा? कंप्लीट होगा। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है एक लेवल को कंप्लीट करने का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर ओके मतलब हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट सिनेरियो ये हो कि अगर 5 एक जैसा एक साथ आ जाए तो मजा आ जाएगा। 5 अगर नहीं हो पा रहा तो हम ट्राई करते हैं कि यार 4 एक साथ आ जाए। 4 एक साथ नहीं आ पा रहा तो हम ट्राई करते हैं यार कि 3 एक साथ आ जाए। बात आ रहा है समझ में? बताओ बच्चों। हाँ सर. और ट्राई करने का प्रायोरिटी ऑर्डर तो आप लोग का यही होता है कि पहले क्या ट्राई करते हो? 5 एक साथ आए, फिर ट्राई करते हो कि 4 एक साथ आए, फिर ट्राई करते हो कि 3 एक साथ आ जाए। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग का ऐसा होता है कि पहले ट्राई करते हो कि 3 एक साथ आ जाए, 3 नहीं आ रहा तो 4 का ट्राई करते हो, और 4 नहीं आ रहा तो 5 का ट्राई करते हो। क्या होता है प्रायोरिटी ऑर्डर? बताओ मेरे को। 5 4. 5 4 और 3। तो उसी तरीके से बेटा क्या है कि ये जो पार्ट है हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इसके अंदर में जो जनरली क्वेश्चंस हम लोग को मिलेगा वो आप समझो कि कैंडी क्रश के तरह है। ठीक है, कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई फिक्स तरीका नहीं है।
जैसे अभी तक जितना भी चैप्टर पढ़ रहे थे आप लोग और उसके अंदर में जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, उनके अंदर में हमने साफ देखा कि भैया हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे थ्योरी पढ़ लेने के बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फिक्स तरीका है, ये तरीका लगाओ और आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई फिक्स तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ये बात समझ में आया आप लोग? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके ओके, तो इसमें बेटा क्या होगा कि जनरली 3 इंपॉर्टेंट थॉट होगा आप लोग के पास में। आप लोग को पहले ट्राई करना होगा कि क्या कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है उसमें। मतलब अपने पास में 3 तरीका है। एक तरीका है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के ट्राई कर सकते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि हम उस क्वेश्चन को एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा के ट्राई कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट थॉट होगा आप लोगों के पास में कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रहा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप उस केस में कोई ना कोई एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन ट्राई करो। मैनिपुलेशन इन द सेंस कि मतलब आप एलसीएम लेने का ट्राई करो, टर्म्स को आगे पीछे करने का ट्राई करो। सपोज करो कि कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब ऐसे ही रैंडम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन का मतलब क्या हो सकता है? जैसे सपोज करो कि लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और आपको दिख रहा है कि यार इसमें तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा, इसमें तो कुछ भी मतलब आगे पीछे हिल नहीं रहा। तो उस केस में आपको ट्राई करना चाहिए कि चलो ऐसा करके देखते हैं कि थोड़ा सी को आगे ले लेते हैं, बी को पीछे ले लेते हैं, क्या पता इनके बीच में कोई सिंप्लीफिकेशन हो जाए। बात आया समझ आपको? कि टर्म को थोड़ा सा इधर उधर करो, थोड़ा सा उसका पोजीशन को चेंज करके देखो कि कुछ अगर हो पा रहा है तो नहीं, मतलब हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये तीनों बात आप लोग को समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, आप लोग एक बार बताओ बेटा मेरे को कि मैंने क्या क्या 3 बात बोला आप लोगों को। पहला मैंने क्या बोला, क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? पोजीशन। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं हेल्प कर पाया तो क्या यूज कर सकते हैं? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। वेरी गुड। और अगर बेटा उससे भी काम नहीं बना तो हम क्या ट्राई कर सकते हैं? एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। और इसके अलावा भी 2-3 और थॉट आएगा, वो मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा वैसे वैसे आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है कि ये 3 हम लोग का प्रोटोकॉल होगा कि फर्स्ट वी विल ट्राई टू अप्लाई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर अप्लाई हो रहा है तो बेस्ट है, अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो सिचुएशन को। अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करने में फेल हो रहे हैं कि मतलब वी आर नॉट केपेबल ऑफ यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है, देन वी शुड मूव टू व्हाट? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा देन वी शुड थिंक अबाउट सम काइंड ऑफ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी कि एलसीएम लेके ट्राई करो, टर्म को आगे पीछे करके ट्राई करो, एंड सो एंड सो। क्या ये वाला बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो सेइंग ऑल दीज थिंग्स मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ठीक है। आई होप कि उससे आप लोगों को ज्यादा बेटर क्लियर आइडिया होगा कि क्या होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। और ज्यादा घबराना मत, बस ये याद रखना कि ये जो पार्ट हम लोग अब करने जा रहे हैं ये कैंडी क्रश जैसा है, मतलब करने का कोई फिक्स तरीका इसको नहीं होगा। अच्छा, बिफोर बिगिनिंग द क्वेश्चन मेरे को एक और बात बताओ, एक और प्रोटोकॉल है, ठीक है, कि आपको अगर कभी कोई स्टेटमेंट प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट राइट है, तो उसको प्रूव करने के लिए मेरे को लगता है कि हम लोग 3 तरीका यूज कर सकते हैं। हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करके आरएचएस क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हैं, और हम लोग आरएचएस से स्टार्ट करके एलएचएस क्रिएट करने का भी ट्राई कर सकते हैं। और एक पॉसिबिलिटी और भी होता है कि एलएचएस आरएचएस दोनों को अलग अलग से सिंप्लीफाई करो, ठीक है। मतलब मैं तीनों को लिख देता हूँ। पहला हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं बच्चों कि एलएचएस से शुरू करेंगे, इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई कर करके क्या बनाने का ट्राई करेंगे? इसको आरएचएस। ये एक तरीका होता है करने का क्वेश्चंस को। फिर एक तरीका होता है कि एलएचएस से स्टार्ट मत करो, स्टार्ट करो आप आरएचएस से, और सिंप्लीफाई कर करके बनाने का ट्राई करो एलएचएस। एक ये तरीका भी होता है। और कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा तरीका भी होता है कि आप एलएचएस को भी मैनिपुलेट करो, ठीक है, आरएचएस को भी मैनिपुलेट करो, लेकिन अलग से, ठीक है, साथ में नहीं, अलग से। और लास्ट में आप देखोगे कि एलएचएस को सिंप्लीफाई कर करके जो रिजल्ट आया और आरएचएस को सिंप्लीफाई कर करके जो रिजल्ट आया, ये दोनों रिजल्ट सेम है, ठीक है। और अगर ये दोनों रिजल्ट सेम आता है तो वापस से हम क्या बोल सकते हैं बताओ? कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस।
क्या ये तीनों तरीका आप लोग को मालूम है कि हाँ इस तीनों तरीके से प्रूफ किया जा सकता है किसी स्टेटमेंट को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर सर। ओके, और हाँ, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा मेरे मन में कि कहाँ कौन सा तरीका यूज करना चाहिए, कब हम लोग को ये फर्स्ट वाला यूज करना चाहिए, कब सेकंड वाला और कब थर्ड वाला, तो उसका कोई आंसर है आपके पास? चलो टेंशन मत, मैं बताता हूँ। अगर सपोज करो कि हमारे स्टेटमेंट के अंदर में बेटा LHS इज कॉम्प्लिकेटेड एंड RHS इज वेरी सिंपल, ठीक है, तो हम लोग को किससे स्टार्ट करना चाहिए, LHS से कि RHS से? RHS. नहीं, LHS से। हमेशा याद रखना कि जो पार्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपको उससे स्टार्ट करना चाहिए, वहीं पे सिंप्लीफिकेशन का स्कोप होगा। जो ऑलरेडी सिंपल है उसको तो क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। बात आ रहा है समझ आप लोग को? बताओ मेरे को हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है बेटा वहां से स्टार्ट करना है और उसको सिंप्लीफाई करके उसको सिंपल वाले पार्ट के इक्विवेलेंट हम लोग को प्रूव करने का ट्राई करना है। तो अगर LHS कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग यूज करेंगे मेथड नंबर 1, अगर RHS कॉम्प्लिकेटेड है तो हम यूज करेंगे मेथड नंबर 2, और अगर LHS RHS दोनों कॉम्प्लिकेटेड है तो हम यूज करेंगे मेथड नंबर 3। कि हम LHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे, हम RHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे और ट्राई करेंगे कि कॉमन पोजीशन पे जाके हम लोग पहुंचे। यहाँ तक सारा बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, तो मैंने आप लोगों को बेटा दो बात सिखाया। एक मैंने सिखाया जनरल प्रोटोकॉल। जनरल प्रोटोकॉल में ये ट्राई करना है हम लोग को कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करें, अगर हो पाया तो अच्छा बात है, नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ट्राई करना है हम लोग को एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज को यूज करने का, हो पाया तो अच्छा बात है, नहीं हो पाया तो नेक्स्ट हम लोग को ट्राई करना है एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन यूज करने का। क्या यहाँ तक तीनों प्रोटोकॉल क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। और नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग मैंने बेटा आप लोग को बताया कि जो साइड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो वो वाले साइड से हम लोग सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। क्या ये बात क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट, तो ये सब कुछ बता देने के बाद में बच्चों हम लोग बिगिन करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और जनरली क्वेश्चंस ऐसा ही आएगा आप लोग का, प्रूव दैट, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, प्रूव दैट, मैं लेता हूँ नंबर 1, 2 टाइम्स ऑफ cos square theta plus 2 divided by 1 plus cot square theta is equal to 2। ये प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। चलो बिगिन करते हैं। पहले आप लोग ये आइडेंटिफाई करो कि ज्यादा सिंपल कौन है और कॉम्प्लिकेटेड कौन है, LHS की RHS? LHS कॉम्प्लिकेटेड, और हम लोग को शुरू कहाँ से करना है? कॉम्प्लिकेटेड साइड से। तो इसीलिए हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? LHS से, है ना। क्या लिखेंगे बताओ? 2 टाइम्स ऑफ cos square theta plus 2 divided by 1 plus cot square theta। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ? नहीं आया समझ? आया। अब बेटा ये एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखो और आइडेंटिफाई करो कि सबसे पहले आपको क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं पे? हाँ सर कहाँ पे? सर 1 plus cot square 1 plus theta cot square theta. ना cosec square theta। वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं इस ग्रीन वाले पार्ट पे विवेक ने बिल्कुल करेक्ट आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे आइडेंटिटी लग रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों cos square theta प्लस 2 डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। ओके ऑल राइट। क्या बच्चों हम दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि अब तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रहा शायद। हाँ सर। अब कुछ हाँ ना कुछ सर। एल्जेब्राइक सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 सर। बाई, हाँ सर कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। बस बेटा अब अगले स्टेप में वही करेंगे, ठीक है। अभी नया नया है इसीलिए मैं सारा चीज आप लोगों को डिटेल में दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे फिर एक एक बार में करने लग जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। यस सर। यस सर। ये 2 अपन ने कॉमन ले लिया, ओके। उसके बाद में बच्चों आप लोग को पता होगा कि 1 बाई कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का क्या था? रेसिप्रोकल था। तो 1 बाई कॉसेक थीटा का वैल्यू बच्चों कितना होता था? साइन थीटा। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। तो बेटा 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना। ओके, तो इसके वजह से सिंस दिस देयरफॉर
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सोचो कोई आइडेंटिटी आपको लग रहा है कि यूज होगा यहाँ पे? हाँ हाँ सर सर कौन सा? 1 फर्स्ट वाला 2 1 into 1 which is equal to 2 which is equal to RHS। देखो आया ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में या नहीं आया समझ में? आगे सर आ गया yes सर। sir और जो मैंने अलग अलग प्रोटोकॉल बताया वो प्रोटोकॉल समझ में आया आप लोगों को कि उसी हाँ तरीके सर से ट्राई करना है? ठीक है, yes ओके। एक क्वेश्चन बच्चों और लेते हैं, बस उसके बाद में आज की क्लास को एक बार के लिए एंड करेंगे। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन सेम है, प्रूव दैट। ठीक है, और इस बार क्या प्रूव करना है वो देखो। cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करो कि कॉम्प्लिकेटेड कौन है, लेफ्ट राइट। left लेफ्ट तो शुरू हम लोग को लेफ्ट से करना चाहिए। LHS है हमारा cosec स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिफाई करो क्या कहीं पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है यहाँ पे? हाँ सर हाँ, सर sir. cot square theta cosec स्क्वायर थीटा -1 पे मेरे को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? रिस्पॉन्ड सर करो। कॉट स्क्वायर cot square cot स्क्वायर थीटा। सो नाइस ऑफ यू, वेरी गुड। और इनटू साथ में क्या रहेगा बेटा यहाँ पे? tan स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर हाँ सर ओके, दोनों में से स्क्वायर यदि बेटा कॉमन ले लेते तो ये क्या हो जाएगा बताओ? cot थीटा इंटू tan थीटा, और पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर और बेटा tan थीटा इंटू कॉट थीटा वापस से ये लोग एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 1, और 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS। रिस्पॉन्ड करो, सोल्यूशन क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर क्लियर है सर। ओके, तो आई थिंक कि सारा प्रोटोकॉल भी आप लोग को समझ में आ गया, सोल्यूशन करने का तरीका भी आप लोग को कंफर्टेबल ही लग रहा है। अब धीरे धीरे अगले क्लास में हम क्या करेंगे कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग लेना शुरू करेंगे। और अगले क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आप लोगों के लिए, जो टास्क आप लोगों को पूरा करके आना है। तो टास्क ये है कि 17 फॉर्मूला तो मैंने आप लोग को आज दिखाया, ठीक है, 8 उसमें से था आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और 9 था आपके ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके अलावा भी हम लोगों ने पहले काफी सारा रिजल्ट अलग अलग देख रखा है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा रिजल्ट हमने पहले देख रखा है। फिर जैसा कि हमने देख रखा है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। तो ये सब जितना भी रिजल्ट है ना, जो हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेफिनेशन के टाइम पे, ये सारा रिजल्ट और आज का सारा रिजल्ट, इन सारे रिजल्ट्स का बेटा आप लोग को बनाना है एक फॉर्मूला का शीट। उस शीट में अप्रोक्सीमेटली सारा रिजल्ट जब आप लिखोगे, जो आज तक का हम लोग का पढ़ा हुआ है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हाईलाइट्स के टाइम पे मैंने आप लोग को बताया था, तो कुल मिला के काउंटिंग 25 से 26 रिजल्ट आएगा। वो सारा रिजल्ट लेकिन बच्चों आप लोग एक सिंगल पेज में, ठीक है, एक A4 साइज का शीट लेना, ये अपना कॉपी का कोई पेज ले लेना, उस पेज में वो सारा फॉर्मूला आप लोग लिखना। और अगली क्लास से जब हम लोग क्लास करने के लिए आएंगे, मिलेंगे यहाँ पे साथ में, तो वो फॉर्मूला का शीट आपके आंख के सामने होना चाहिए, सच दैट कि कभी भी मैं कहीं पर भी कोई रिजल्ट जब अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये रिजल्ट कहाँ से आ गया। और अगर आप चार्ट प्रिपेयर नहीं करोगे, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ कि अभी सबको याद नहीं हुआ होगा सब कुछ, और याद चलो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा आप लोग को, लेकिन जब तक ये याद नहीं हुआ है तब तक के लिए बेटा प्लीज एक रेफरेंस का आप लोग फॉर्मूला का शीट बना लीजिएगा, और उस फॉर्मूला की शीट को अगले क्लास से आप लोग अपने आंख के सामने में लेके बैठिएगा। जिस किसी भी स्टूडेंट के पास में फॉर्मूला का शीट नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा कि आपके लिए ये पूरा चैप्टर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मतलब अचानक से आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो आपका एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। तो उस चीज से अगर बचना है तो प्लीज फॉर्मूला जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उन सारे का एक शीट प्रिपेयर करना अपने हाथ से, और वो शीट को अगले क्लास लेके बैठना।
क्या ये बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो बस अगले क्लास में बेटा वो शीट लेके बैठना है और प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया है उस प्रोटोकॉल को दिमाग में रखना कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, और ये दोनों अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी कि एलसीएम लो, टर्म्स को इधर उधर करो एंड सो ऑन। और हमेशा हम लोग जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, जो साइड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा वहां से शुरू करेंगे। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस एंड रीच आरएचएस, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस रीच एलएचएस, and we can start from both LHS and RHS separately, and we can try to reach a common point from where we can say कि देखो LHS is equal to RHS। क्या ये सारा बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, बाकी इसके अलावा बेटा अगर ये तीनों स्टेप फेल होता है ना, मान लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं लगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी नहीं लगा और एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन भी नहीं दिखाई दे रहा, तो भी कुछ कुछ और भी थॉट है, वो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मैं एक एक करके सारा थॉट आप लोग को दूंगा। लेकिन मैं वापस कह देता हूँ कि याद रखना कि ये जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, दिस पार्ट रिजेंबल्स टू व्हाट, द गेम कैंडी क्रश। ठीक है, कि देयर इज नो फिक्स रूल कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में ही वो चीज समझ में आएगी। पहले से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। धीरे धीरे आपको बहुत सारा प्रोटोकॉल सिखाया जाएगा और लास्ट में आप देखोगे कि मतलब 5 या 6 प्रोटोकॉल बताया गया और उस प्रोटोकॉल में से कोई भी एक प्रोटोकॉल से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लेकिन कौन से प्रोटोकॉल से सॉल्व होगा ये चीज आप लोगों को प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अगले क्लास बेटा सब लोग शीट वो चार्ट बना के लाना और उस चार्ट में एक काम और करना कि वो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पढ़ रखा है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, हाँ सर। वो वाला टेबल भी उस चार्ट में आप लोग इंक्लूड कर लेना, मतलब वो टेबल भी बना लेना ताकि कभी अगर उनका भी जरूरत पड़ा तो आप रेफर कर सको। ठीक है, सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास फिर।